So good evening everyone. Sorry for the delay due to some technical issues, and this Sunday evening with my guest is Dr. Yashvashi Verma, my friend, and he is the student of Dr. Rashid Akhtar sir. तो मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद उनकी इंट्रोडक्शन में। गुड इवनिंग अरकम, कैसे हो? हाँ, गुड इवनिंग भाई। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही जी जी। है। हाँ, आवाज क्लियर है, सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 हाँ सुनाई हाँ। दे रही है जी। तो आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर यशवशी वर्मा, जो बैक्सन से BHMS कंप्लीट किए हैं और अभी MD कर रहे हैं राजस्थान से। और ये स्टूडेंट है डॉक्टर राशिद अख्तर सर के। और इन्होंने लास्ट ईयर BHMS कंप्लीट किया है और एक साल के अंदर इन्होंने मोर देन 500 केसेस ये देख चुके हैं, अंडर ट्रीटमेंट में है इनके। इतने कम टाइम में इतने केसेस, और मोस्ट ऑफ द केसेस इनके सारे स्किन के आते हैं। देखिए, मैं लोगों को, जो ऑडियंस यहाँ पर सुन रही है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा जो प्रोफाइल है, मेरा जो पेज है, ये मोस्टली हम ऐसे लोग को बुलाते हैं और जो सिर्फ कोई डिजीज के बारे बात नहीं करते हैं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन की बारे बात होती है, क्लिनिकल बेसिस पे प्रैक्टिकल केसेस की बात होती है। आज यशवशी ने एक साल पास आउट होने के बाद इन्होंने इतने केसेस देखे। अगर उनके पीछे बैकग्राउंड राशिद सर के साथ वो अगर 6 साल अपनी वक्त नहीं बिताते, तो ये एक साल के अंदर इतने कम टाइम में इतना मुमकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए मेरे जितने ऑडियंस से ये है कहना कि मेरे जितने भी गेस्ट जो आते हैं, चाहे वो अर्ली स्टूडेंट भी हो, जस्ट पास आउट हो, या MD कर रहे हो, या फिर BHMS जस्ट पास किए हो, तो उनकी बैकग्राउंड आप लोग पहले थोड़ा जान ले कि वो किससे पढ़ते हैं, किसके अंडर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने जो लिखा है कि इनके केसेस मोस्टली ज्यादातर स्किन के पेशेंट लोग आते हैं, इसमें उनका कमांड बहुत अच्छा है एज अ, लेकिन इनका प्रिस्क्राइबिंग जो होता है मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीज। तो मैं इतना ही बिल्कुल। कहना चाहूंगा कि जो ये सीखे हैं हम लोग के, मैं तो स्कूल नहीं कहूंगा ना मेथड कहूंगा किसी तरह से, कि इनके जो गुरु है, और इन्होंने यहाँ कोलकाता भी आके हमारे सारे सेमिनार एकेडमी ऑफ क्वेस्ट के जितने होते हैं उन्होंने अटेंड किया है। इन्होंने पापा से भी सीखा है, डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर से इन्होंने सीखा है। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि जितने इनके स्किन के केसेस जो प्रिस्क्राइबिंग होते हैं, मोस्टली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे जो होते हैं, जो इनके सिम्टम जो ये देख के प्रिस्क्राइब करते हैं, आज वो हम लोग के साथ शेयर करें। और स्टार्टिंग अर्ली में इन्होंने एकेडमी ऑफ क्वेस्ट के सेमिनार करके इन्होंने 2-3 केस बहुत अच्छे अच्छे ठीक किए, जो इनके साथ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इन्होंने पेट के तकलीफ में, पेट के दर्द में इन्होंने डलका मारा दिया था। ये एक, आप बताइए, मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि एक डलका मारा पेट के दर्द में सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लिए, इन्होंने उस बेसिस पे डलका मारा दिया, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके गुरु लोग कैसे होंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप, ओवर टू यू यशवी। और बहुत ज्यादा हम 10 मिनट तक बोल दिए हैं, बाकी अब। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच अरकम फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और आपने जो कुछ भी बोला उसके पीछे बस जो भी है सिर्फ सब
गुरुओं का, टीचर्स का ही है, आशीर्वाद है जिसके कारण ये सब मुमकिन हो पाया। चाहे वो पेट के दर्द में डलका मारा देने का वाकया हो या फिर अब तक 500 प्लस केस देखने का अचीवमेंट हो, वो सब विदाउट गाइडेंस, विदाउट टीचर्स, उनके दिखाए हुए रास्ते के बिना कतई संभव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले डलका मारा से ही स्टार्ट मैं वो बताना चाहता हूँ। ऑल दो स्किन का केस है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन पे खान सर ने बताया था कि कभी कभार हमारा इंडिविजुअलाइजिंग करेक्टर क्या होता है, लोकेशन ही बहुत बड़ा इंडिविजुअलाइजिंग करेक्टर बन जाता है। तो मेटीरिया मेडिका प्यूरा में से बताया था कि डलका मारा के नेवल रीजन पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्फेयर ऑफ एक्शन रहता है। इसीलिए केस जिसमें तकरीबन 1 डेढ़ महीने से पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, डिस्पाइट के अल्ट्रासाउंड और बाकी किसी भी रिपोर्ट्स में कोई खास एविडेंस या कुछ खास डिजीज नहीं निकल रहा था, और सिर्फ एक ले दे के ये सिम्टम था कि पेट का दर्द, एंड दैट टू कंसाइज इन नेवल रीजन। इसके बेसिस पे डलका मारा 30 कुछ डोजेस दिया और बहुत ही शानदार तरीके से वो पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। और अब से पहले पेशेंट तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन और तमाम एलोपैथिक मेडिसिन लेके आ चुका था और किसी भी चीज से ठीक नहीं हो पा रहा था। बट इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन और उस प्रिस्क्राइबिंग का रूट मेटीरिया मेडिका प्यूरा से दिखाना, तो ये अगर संभव हो पाया, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ खान सर। इसके लिए सर का जितना शुक्रिया अदा करा जाए वो कम रहे। जी। तो सबसे पहले एक केस बताना चाहूंगा। पहले ऐसा करेंगे, हम 2 फेजेस में चीजों को बताऊंगा। सबसे पहले सिर्फ क्रॉनिक केसेस हम्म, और सेकंड पार्ट में एक्यूट केसेस जहाँ पे स्किन का प्रिस्क्राइबिंग हमें prescribe- सबसे पहले क्रॉनिक केसेस को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा एक नेटवर्क इश्यू ग्यारह हो रहा है साल के थोड़ा। अच्छा, नहीं यहाँ तो नेटवर्क का पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट। है, आवाज आवाज ब्रेक होके आ डिस्टरबेंस रही है हो रहा है। मेरी? हाँ हाँ, ब्रेक ब्रेक हो गया अच्छा, थोड़ा, नहीं वीडियो भी हैजी हो रहा है और थोड़ा आवाज भी ब्रेक हो रही। अभी ठीक है? आवाज आ पा रही है हाँ अभी? अब ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। तो ये एक डायग्नोस्ड केस था एटॉपिक डर्मेटाइटिस का। 11 साल का लड़का था वो। लास्ट ईयर मेरे पास आता है। अभी फिलहाल जिस कंडीशन में वो आता है, तो सीवियर इचिंग है क्यूबिटल फोसा, पॉप्लिटल फोसा, जो मेन साइट है हमारे एटॉपिक डर्मेटाइटिस की। और साथ ही साथ एक बड़ा यूनिक मैनिफेस्टेशन मिलता है कि हिप रीजन में और अराउंड द थाई रीजन में भी इरप्शंस हैं, जो कि कॉमन साइट एटॉपिक डर्मेटाइटिस के इचिंग की या फिर एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लोकेशन की जनरली एज पर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नहीं मिलती है। तो बायलैटरल प्रेजेंटेशन थी, दोनों ही साइड्स पे इक्वल, बहुत सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन उसमें दिख रही थी। सिम्टम्स जो प्रेजेंट थे वो था रेड, फायरी रेड कलर ऑफ इरप्शंस, साथ में ईचिंग और कभी कभार वाटरी डिस्चार्ज, वाटर यूजिंग उसमें दिख रही थी। खास इसमें एक बात ये थी कि ऑल द टॉपिक डर्मेटाइटिस कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, सीजन में वेरिएशन बहुत ज्यादा सा नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिम्टम देखने को मिलता था कि हर समर्स में ये चीज एग्रावेट हो जाती थी और विंटर्स में कंपेरेटिवली थोड़ा कम मिलता था। ठीक है, बस ले दे के यही हमारे पास सिम्टम थे कि बायलैटरल प्रेजेंटेशन है, बहुत सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, समर्स में एग्रावेट हो रहा है, इचिंग है, रेडनेस है और कभी कभार वाटर डिस्चार्ज मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अभी जितना सर ने सिखाया हमको, तो ये सब सिम्टम सफिशिएंट नहीं है प्रिस्क्राइब करने के लिए और एक तरीके से प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो पूरी डेप्थ में क्रॉनिक केस है, इन डेप्थ में हिस्ट्री ले गई, तो पता लगता है कि लास्ट ऑलमोस्ट 5 इयर्स में पेशेंट को 30 से 40 बार फीवर के एपिसोड्स आए हैं। हर चेंज ऑफ सीजन में हल्का सा भी कुछ हुआ, पेशेंट को फीवर हो जाएगा और 5 से 6 दिन कम से कम लेके जाएगा ही जाएगा। और जो सर्दियों में फीवर रहता है वो हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन आराम से खिंच जाता है। तो मतलब इतने प्रोलॉन्ग्ड फीवर चलते हैं। और फीवर के एपिसोड पिछले 5 साल में बता रहे हैं 30 से 40 बार ऐसे एपिसोड रह गए। मान के चलो आप 7 से 8 बार हर साल में फीवर होना ही होना था। इस चीज को लेके एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अब तक पीछे रहा है पेशेंट का, कि जब भी फीवर हुआ एक नेचुरल प्रोटोकॉल के तहत आपको एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया। तो काफी सारा एंटीबायोटिक इनटेक रहा है।
और पास हिस्ट्री में पेशेंट के मिलता है कि डीएनएस है, साथ में नेजल थोड़ा थोड़ा कंजेशन रहता है, और वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, कि जरा सा भी चेंज ऑफ वेदर होता है और तुरंत ठंड लग जाती है, तुरंत ठंड लग जाती है, और इसी का रीजन था कि फीवर भी इतना रिकरेंट हो रहा है। पेशेंट का फिर फैमिली हिस्ट्री पूछा, तो फैमिली हिस्ट्री में फादर को वेरिकोज वेन्स रहा है, साइनसाइटिस रहा है, थैलेसीमिया माइनर, पेशेंट भी खुद थैलेसीमिया माइनर थे, चाचा इस थैलेसीमिया मेजर, नानी को शाइटिका डायबिटीज मेलाइटिस, और ग्रैंड मदर को टीबी चेस्ट। ये सब मोटे मोटे तौर पे फैमिली हिस्ट्री में मिलता है। अब जब फिजिकल जनरल्स की तरफ जाते हैं, यहाँ से केस खुलना शुरू हो जाता है, और बहुत ही इजी प्रिस्क्राइबिंग, बहुत ही ऐसे छटक छटक के सिम्टम आएंगे कि कोई भी प्रिस्क्राइब कर देगा। बट वो है कि सिर्फ आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं, जब पूरे केस पे चलोगे तभी जाके इन सिम्टम्स तक पहुंच पाओगे। एक अभी तक हमको पास हिस्ट्री में पता लगा कि इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सेकेंड ये है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अब तक पेशेंट में बहुत ज्यादा हुआ है। हेपेटाइटिस एब्सोल्युटली नॉर्मल। डिजायर्स में जब पूछा गया तो चिप्स, मैगी, फुली राइपेंड फ्रूट्स बहुत प्रोमिनेंटली बताया। तो मैंने पूछा कि ये फुली राइपेंड फ्रूट और व्हाइट सॉस पास्ता है, फिर इस तरह की क्रेविंग का रीजन क्या है। तो फादर ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज बताई उस टाइम, कि इसको चबाने में दिक्कत होती है, ये कुछ भी चीज बहुत ज्यादा देर तक चबा नहीं पाता, ये वो वाला खाना खाना चाहता है जिसमें थोड़ा सा चबाया और तुरंत उसने अपना निवाला कटक लिया। तो ये यहाँ से एक ट्रक का खुलना शुरू हो जाता है कि सॉफ्ट फूड का इनटेक करना, जिसमें से कि फुली राइपेंड, बिल्कुल पके हुए, जिसमें जैसे बनाना हो गया, फुली राइपेंड मैंगो हो गया, व्हाइट सॉस पास्ता जो ब्लैंड टेस्ट है और जिसमें बहुत ज्यादा सा दांतों को चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्स्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। स्टूल में मिलता है कॉन्स्टिपेशन, काफी हद तक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहता है। यूरिन में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल रिएक्शन में जैसा पहले बताया कि सेंसिटिव टू कोल्ड है, बहुत चिली पेशेंट है, और फीट जो है, तलवे हैं जो बहुत ठंडे होने लगते हैं। ये दो एवेन्यूज थे जहां से ड्रग और साफ होने लगा। पर्सपिरेशन बताते हैं तो अभी पता लगता है कि बहुत ज्यादा सी पर्सपिरेशन नहीं है, बट प्रीवियसली प्रोफ्यूजली पर्सपिरेशन रहता था, काफी ज्यादा पसीना पेशेंट को रहता था। इतना सब करके एक मोटा 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 एक ड्रग का इमेज दिमाग में चलने लगा। और सर का क्लिनिक पे मैंने देखा है, फिजिकल जनरल्स और मेंटल्स के बीच में एक सेक्शन और आता है जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इतने टाइम तक आते आते, तकरीबन इसको 15-20 मिनट, 30 मिनट हो जाते हैं कि इसमें लेते लेते, इस टाइम तक आप इनवॉलेंटरली क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपने आप में एक तरह के मेंटल सिम्टम में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि पेशेंट हैव अ इडियोटिक लुक, जो चेहरा था बहुत खोया खोया सा। आप सवाल कर रहे हो, सवाल का जवाब 2 सेकंड के पॉज के बाद आएगा, बहुत सोच के। रिएक्शन बहुत स्लगिश, बहुत ही स्लो। और ये जो रिएक्शंस थे, ये साथ ही साथ फिजिकल प्लेन पे भी देखने को मिल रहे हैं कि स्लगिशनेस है, तभी हार्ड चीज चबाने का मन नहीं करता, सॉफ्ट चीजों को ही खाने का मन करेगा जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे। तो यहाँ से चीज बहुत हद तक क्लियर हो रही है। और जब मेंटल सिम्टम्स को बहुत प्रेमिनेंटली पहुंचते हैं तो पता लगता है कि हाइट्स का, इंसेक्ट का और स्ट्रेंजर्स का बहुत ज्यादा डर बना रहता है, बहुत लोगों से ज्यादा खुलना मिलना पसंद नहीं करते, लेजी है, स्लगिश है, बहुत मेंटली स्लो है पेशेंट। और सबसे बुरा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, मैंने अक्सर सर की क्लिनिक में पूछा है कि बच्चों से हमेशा पूछता हूँ कि फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन सा लगता है स्कूल में। इससे बहुत हद तक एक ड्रग का पैटर्न पता लगने लग जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट डायरेक्ट फेवरेट, अक्सर नहीं पूछा, पूछा सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। तो एज एक्सपेक्टेड पेशेंट ने बोला कि मैथ सबसे गंदा लगता है, कैलकुलेशन जिसमें करना पड़े, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के इतर दूसरे तरफ लिटरेचर वाली चीज, जिसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो है पैराग्राफ देख के आंसर लिखना है, वो सब चीज अच्छी लगती है। मेंटली भी स्लगिशनेस, फिजिकली भी स्लगिशनेस, और इवन खाने की चीज भी वो पसंद जिसमें काफी ज्यादा स्लगिशनेस दिखे। तो इन सबसे चीजें बहुत क्लियर है। ड्रग जो प्रिस्क्राइब किया वो कैलकेरिया कार्ब इसमें प्रिस्क्राइब किया था। कैलकेरिया कार्ब एलएम पोटेंसी में दिया गया, LM1 से लेके LM7 तक गए, इस बीच में पेशेंट ने बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हुआ। और बीच में एक इंटर करेंट में रस्टॉक्स 200 की 3 या 4 डोज दी थी। ये पॉइंट खान सर से सीखा है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को काउंटर करने के लिए रस्टॉक्स का प्रिस्क्रिप्शन सर ने बताया था कि किया जाता है। तो यही जो ओवर यूज के बीच में एक
और बाकी मेन ड्रग जो हमारा चला वो चला था कैलकीरेकार। और मैं इसका एक बार आपको फोटो दिखाता हूँ पेशेंट का। ये इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला हुआ है। जब पेशेंट आया था स्टार्टिंग में, तो इस तरीके की कुछ प्रेजेंटेशन थी कि पूरे हिप रीजन में और साइड में काफी ज्यादा इरप्शंस थी, और कैलकेरिया कार्प LM1 ही चल रहा था। एंड इवन 15 डेज बाद ऑलमोस्ट सारी इरप्शंस चली गई थी, और सिर्फ तकरीबन 6 महीने लगे हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये नहीं कि हमने ड्रग दिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस या जो भी इसमें सिम्टम्स थे स्किन के, इचिंग, डिस्कम्फर्ट, सारे खत्म हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रही इसमें वो ये कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और इवन अब 1 साल होने को है, इवन अब तक एक भी एपिसोड फीवर का नहीं आया। नॉट इवन अ सिंगल वाह एपिसोड ऑफ फीवर। एक चीज। सेकेंड वाह। इंपॉर्टेंट चीज इसमें लगा कि जो खांसी जुकाम एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था वो आया, मगर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की सबसे अच्छी एज है कि आप अगर स्किन पे प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपका ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्रूवमेंट में काम करता है। तो उसके फादर खुद अभी, मतलब उसके फादर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो खुद हैरान रहते हैं कि कहते हैं कि हमने किलो के भाव से एंटीबायोटिक खिलाई थी, बट अब पिछले 1 साल में हमें एक एक एंटीबायोटिक भी खिलाने की पेशेंट को, अपने बच्चे को, मतलब जरूरत नहीं पड़ी। ना ही स्किन की चीज रिलैप्स हुई है, और फीवर की रिकरेंस है जो बहुत हद तक खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हुई है अभी तक। और अभी ऑब्जर्वेशन में है कि आगे और चेंज ऑफ सीजन में, बरसात में, अगले आने वाली सर्दियों में किस तरीके से रहता है। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की सबसे अच्छी एज है, और यही वाह। एक सही मायनों में कहा जाए तो कि प्रिस्क्राइबिंग की बेनिफिट है, चार्म है प्रिस्क्राइबिंग का। तो तो इसी इसी केस के बारे में तुम जो अभी डिफरेंशिएट जो बताए हो, उसके बारे में एक शॉर्ट में हम यही चीज लोगों को बताना चाहेंगे कि जी। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर जगह की छोड़ के वो हटा के एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग अगर पेशेंट की करते तो यही होता है कि एक बीमारी जो हमको ये स्किन की दिख रही, उसके एसोसिएटेड बहुत सारी डिजीज है जो पल रही है, जो आ रहा है, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो होगा आस्ते आस्ते इरेडिकेट करते चला जाएगा। जो बिल्कुल इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। ऑब्स्टिकल बना हुआ वो सब हटाता चला जाएगा। तब यहाँ पे आके इसको वो खुद ब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इसको रिमूव कर देगा। क्योंकि बहुत से बिल्कुल पेशेंट हम लोग के पास भी आते हैं, पापा के पास, जो कहते हैं मुझे ये बीमारी है, अभी आप इस चीज का देख लीजिए, अगली बार जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम आपको हाँ। आके बताएंगे कि यहाँ यहाँ तकलीफ है, उसका हम बाद में इलाज कराएंगे। हमले आप बताइए या ना बताइए, आपको जो मेडिसिन दे दिए उस सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक आपकी जो जो बीमारी पल रही है या होने वाली है वो सब खत्म हो जाएगी आपको। फिर वो 2-3 महीना मेडिसिन खा के आके बता रही है ये वाली दवा में ये वाली कंप्लेन मेरी अभी भी है, लेकिन वो जो होती थी कमर वो सब चली गई। जी तो जी मतलब ये बिल्कुल। बीमारी आपका मेन है, उसके साथ पीछे कितना एसोसिएटेड डिजीज उसके साथ लगा हुआ। यही इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबिंग, लेकिन बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी के लोग जो है कि जल्दी ठीक करने के चक्कर में, हाँ ये है, ये दे हम्म। दो, ये सबको अगर भाई रेयर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, सबको रेयर मेडिसिन पढ़ना है। और बिल्कुल उसके बिल्कुल। सामने जो पल्सर टीला नेट्रम मूर कैलकेरिया का ये सब जो रहता है उसको छोड़ के यहाँ अब अलग दिमाग चली जाती है। देखो, अगर हमारे तो पास इसीलिए लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो मेरा ये सेशन है, होता है लाइव, इसका सिर्फ यही मोटो है कि जो क्लिनिक है वो सामने लाके खड़ा कर दो। जैसे कि यशवी ने अपने पूरे जो केस टेकिंग पेपर से उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया अपने केस हाँ, को। पूरा केस पेपर यहाँ सामने है, पर मैंने कुछ बना नहीं के, लिख के यहाँ रखा से बना के बोल के है। बातें नहीं होती है, यहाँ पर दिखा के ये बातें होती है। सारे प्रिस्क्रिप्शन पीछे, सारा केस पेपर पे से दिखाऊंगा मैं। तो ये हाँ भाई सबसे, कंटिन्यू। हाँ, सबसे खूबसूरत बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की लगती है कि एक तीर से आप अनगिनत जगहों पे वार कर रहे होते हैं जिसका आपको भी नहीं अंदाजा रहता। एक इसके साथ ही थोड़ा सा आउट ऑफ डिविएट होके मैं बताता हूँ। एक पेशेंट को इसके लिए क्या कहते हैं, मेंसेस में दिक्कत थी, उसके लिए ट्रीट कर रहा था। उस पेशेंट को बॉडी में 3-4 जगह गांठ थी जो उसने बताई नहीं, हार्ड नोड्यूल्स थे, ठीक है। ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट वो नोड्यूल्स तीनों चारों गायब हो गए, और ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। पेशेंट ने कहा कि मैंने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि बताने की जरूरत है। बट हाँ, अब जब गायब हो गए, मैं देखती हुई हाथ पे यहाँ पे गांठ थी वो गायब हो चुकी। तो ये अपने आप में पता लगता है कि स्फीयर ऑफ एक्शन मेडिसिन का कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और कितना वाइड स्फीयर ऑफ एक्शन मेडिसिन का रहता है। तो और अभी भी जितने भी मैं आपको केस सुनाने जा रहा हूँ, कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें शेरनी के दूध से दवाई बनी है या चांद की मिट्टी से दवाई बनी है, कुछ नहीं।
सब वो जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़े हैं, दैट्स ऑल, बस वही कैल्केरिया कार्ब, सल्फर, पल्साटिला, लाइकोपोडियम, घूम फिर के ये सब आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनकी जितनी डेप्थ है इतनी मुझे नहीं लगता और किसी ड्रग का हो सकता है, और इसके अलावा किसी ड्रग की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे मतलब आज तक नहीं पड़ रही अभी तक तो फर्स्ट केस ये था, इसी क्रॉनिक केस। इसी बात के साथ सर लोग का वो कोटेशन ऐड कर दो, रेयर रेयर मेडिसिन ओनली मेडिसिन यूज इन दी रेयर। एंड आल्सो गिव रिजल्ट रेयरली। हाँ, ऑल्सो हाँ, गिव रिजल्ट रियली। हाँ। रेयरली। शुरुआत में सबको क्रेज रहता है कि कुछ अजीबो गरीब हम्म। करके दिखाए, और बट फिर बाद में घूम फिर के जब आना इसी पे पड़ता है तो इसी से शुरू किया जाए, जितना सिंपल चीजें रहेंगी उतना बेहतर रहेगा। तो एक केस एटॉपिक डर्मेटाइटिस का ये रहा। सेकंड केस भी अगर डिजीज वाइज पूछा जाए तो सेम एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, बट देखना है कि ड्रग कैसे बदलता है और एंगल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कैसे बदलता है। तो ये पेशेंट 16 ईयर मेल पेशेंट है, और पेशेंट इज मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट। So he have growth disorders, he have mental disorders, and he have जनरल बिहेवियरल बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट इस पेशेंट को भी पिछले तकरीबन 10 साल से एटॉपिक डर्मेटाइटिस की दिक्कत है, और बहुत सीवियर दिक्कत है कि बॉडी का, अब तक जिस टाइम पे पेशेंट आया था बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं था जहाँ पे एरप्शंस या रैशेस ना हो। जितने भी बॉडी के फूड्स हैं सब भयंकर तरीके से भर चुके थे, और अब इरप्शन फेस पे आने लगा था, पूरा फेस पे चारों तरफ देखें तो स्केलीनेस हो रहा है, रेड 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 इरप्शन है, वही महीन 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 दाने हैं। इस तरीके की सिचुएशन पेशेंट को थी, जिसमें भयंकर रीचिंग, मतलब जितनी देर पेशेंट बैठा वो पेशेंट इस तरीके से स्क्रैच करता ही करता रहा, या फिर अपनी दूसरी एक्टिविटी करता रहा, जो मैं भी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मेजर साइट अभी जो थी वो थी फेस। अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लेम्ड सारी इरप्शंस फेस पे आ चुकी थी, और बिल्कुल फायरी रेड इरप्शंस, बिल्कुल चटक लाल रंग की इरप्शंस, जो दूर से दिख रही थी कि इन्फ्लेमेशन कितनी ज्यादा है। सेंसेशंस में इचिंग, रेडनेस, बट एग्रावेशन मिलता है हमको चेंज ऑफ वेदर पे, कि जैसे भी मौसम चेंज होता है तब ज्यादा दिक्कत होती है, चीज खाने से ज्यादा दिक्कत होती है, नाइट में और स्वेटिंग में, इन चीज में ज्यादा दिक्कत होती है, चीज से, नाइट में, स्वेट में, और चेंज ऑफ वेदर में। एम्यूलरेशन एज सच कोई भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। अगेन एटोपिक डर्मेटाइटिस, 16 साल का पेशेंट, 10 साल से पीछे दिक्कत है, फेस पे सबसे ज्यादा पैचेस है, और एग्रावेशन चेंज ऑफ वेदर, नाइट, स्वेटिंग और चीज से। ठीक है, जब केस टेकिंग स्टार्ट करा, वही पास हिस्ट्री में गए तो पता लगा पहले क्लेफ्ट लिप रहा था, जिसके लिए बाद में सर्जरी कराई गई थी। सेकेंड चीज, रिकरेंट अटैक ऑफ निमोनिया रहे, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि मेंटली चैलेंज पेशेंट में इनहेल करने का, कुछ भी चीजों को खाने का, कुछ भी चीजों को लाने का दिक्कत रहती है, और जिस वजह से रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, और इम्यूनिटी वैसे भी लोअर डाउन रहती है। तो यहाँ मल्टीपल अटैक्स ऑफ निमोनिया पीछे हमको मिले हैं। डेफिशिएंट ग्रोथ है, एज के अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं है, एज के अकॉर्डिंगली बट हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन लाइफ हिस्ट्री में मिलता है कि पेशेंट की मदर जो है, शी हैड बीन गॉन थ्रू मेंटल ट्रॉमा एंड एज वेल एज फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी मेंटली चैलेंज बेबी उनको डिलीवर हुआ था। फैमिली हिस्ट्री में जबरदस्त डायबिटीज का हिस्ट्री मिलता है, और जबरदस्त एलर्जिक राइनाइटिस का हिस्ट्री मिलता है। मेटरनल साइड, पेटर्नल साइड, ऑलमोस्ट सभी को डायबिटीज है, और खासकर मेटरनल साइड एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पेशेंट को मिलता है। और ये भी एक रीजन है कि ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस काफी ज्यादा पेशेंट को पास्ट में रही है। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करें तो एपेटाइट वेरी पुअर, और डिजायर्स में पेशेंट को चाहिए सार चीजें, खासकर नींबू और खट्टी चीजों का बड़ी ही ज्यादा क्रेविंग। खाना जो चाहिए, टेम्परेचर ऑफ फूड अगर हम पूछें तो एब्सोल्युटली कोल्ड, बिल्कुल ठंडा खाना। ठीक है, हल्का सा भी गर्म होता नहीं होता, रोटी रखता है तो मदर बोलती है कि 1 से 1.5 घंटा लगा देता है एक रोटी खाने में। एक टुकड़ा खाया, खेलने चला गया, घूमा फिरा, फिर एक टुकड़ा आया, एक रोटी खाता है, बट उसमें 1 घंटा लगा देता है, बिल्कुल ठंडा करके खाएगा खाना। थर्स्ट, काफी थर्स्टी रहता है, एंड थर्स्ट इज फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। यूरिन, फ्रीक्वेंट मेचुरेशन एंड बेड वेटिंग, जो कि एक ऑब्वियस है, मेंटल रिटार्डेड पेशेंट में इस चीज के सिम्टम कॉमन सिम्टम है, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। स्टूल जो मिलता है, प्रीवियसली कॉन्स्टिपेटेड बट अभी बिल्कुल ठीक है। स्लीप में क्या चाहिए कि स्लीप डिस्टर्ब रहती है, बट स्लीप में साथ कोई ना कोई चाहिए, किसी ना किसी को साथ में होना चाहिए, अकेला नहीं सो सकता है पेशेंट। थर्मली वेरी हॉट, और पर्सपिरेशन पूछे तो ऑफेंसिव स्मेल एंड हाईली पर्सपिरेशन, हाई पर्सपिरेशन।
ये सारे फिजिकल सिम्टम्स, ये फिजिकल जर्नल्स में सिम्टम मिलते हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि पेशेंट मेंटली चैलेंज है, तो जब आया, ही हैव अ हैबिट ऑफ शाउटिंग, बहुत जबरदस्त तरीके से शाउट करता है। इतना है कि आप हो तो आप कान बंद कर लोगे सामने, जब क्लिनिक में आगे शाउट करना शुरू, घरों को जगा देगा ये एक चीज। सेकेंड चीज, वेरी वेरी ऑब्स्टिनेट। आप अगर पेशेंट ने आते टाइम, जहाँ क्लिनिक है उसके रास्ते में एक टॉय शॉप पड़ती है, उसने हेलीकॉप्टर देख लिया, तो हेलीकॉप्टर लेके ही वो क्लिनिक में एंटर करा है। फैल जाएगा, रो जाएगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, बट जो चाहिए वो चाहिए चाहिए। इस लेवल की ऑब्स्टिनेसी। थर्ड इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स जो मिलता है कि चीजों को तोड़ने का बड़ा शौक है, कि अगर वो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर अभी लिया है तो विद इन फ्यू आवर्स, हार्डली मतलब उनके बोलते 3 से 4 घंटे इसके साथ रहेगा, 5वें घंटे तक इसको तोड़ के हाथ में दे देगा। चीजों को तोड़ना, डिस्ट्रैक्शन करना, चिल्लाना, ऑब्स्टिनेसी, एंगर, ये भरपूर मात्रा में भरा हुआ था। जब मैं केस ले रहा तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस करता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी किसी चीज को उठाता है, कभी किसी चीज को उठाता है। मैंने केस टेकिंग शीट दे दी और पेपर दे दिया, पेन दे दिया कि कुछ खेलेगा, उससे कुछ करेगा, बिल्कुल नहीं करा। साइड में पेन स्टैंड में सीजर थी, तो सीजर लिया, तो मैं डर गया कि भाई सीजर से कुछ खुद को हार्म या मुझे हार्म किसी को ना करे। तो मदर ने कहा कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं करेगा, सीजर मांग रहा, दे दो। तो उसने तकरीबन 8-9 शीट्स ली और सबको चूरा, बिल्कुल कतरा कतरा, धीरे, छोटा छोटे 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 महीन पार्ट में उनको बिल्कुल उसको काट के रख दिया। तो ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन में उस दौरान चल रही थी कि डिस्ट्रक्टिवनेस इतनी ज्यादा है कि अगर कागज भी है तो उसको काटते ही काटते रहना है, वाह टॉय है भाई। तो तोड़ के ही रखूंगा। ये सामने सारी चीज देखने को मिलती है, ऑब्स्टिनेसी की कोई हद नहीं। और इसके बाद बस एक कंफर्मेटरी सिम्टम मैंने देखा, मैंने कहा टीथ देखने के लिए, टीथ देखने के लिए सेरेटेड टीथ दिखे, यानी कि धारीदार दांत दांत जिसमें लगे हो, इस तरीके के टीथ दिखे। और ये सारे सिम्टम इज सफिशिएंट फॉर मी टू प्रिस्क्राइब। आई प्रिस्क्राइब्ड सिफिलिनम इन इलेम्पोटेंसी। और इसके बाद पेशेंट के इरप्शंस में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, कि जो रेडनेस थी विद इन सिपिलिनम। 15 डे, सिफिलिनम दिया। वाह और भाई। बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिफिलिनम का सिर्फ सुपर ये था, सुपर भाई सुपर। सिर्फ बेसिस सिफिलिनम का ये था, जो हम सिफिलिटिक ट्रेट देखते आ रहे हैं, स्टंट हाइट, ऑब्स्टिनेसी, एंगर, डिस्ट्रक्शन, हर चीज में डिस्ट्रक्शन। सेकंड चीज, डिजायर फॉर कोल्ड थिंग, बिल्कुल ठंडा, एसिडिक चीज, सारा का सारा सिफिलिटिक ट्रेट वक्त कंफर्म होता चला गया। एंट्रेंस में चिल्लाने से लेके एंड टाइम तक पेपर को काट काट के टुकड़े 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 कर देना। और इस पेशेंट में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही, जिस चीज के लिए मदर बहुत ज्यादा कंसर्न थी, वो था बेड वेटिंग। इसके साथ बेड वेटिंग में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखी है। तो यही सबसे अच्छा चार्म है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का, जैसे बताया कि वाह वाह अपार्ट वाह वाह वाह। फ्रॉम वाह। डिजीज आपके दूसरे सिम्टम्स में बहुत ज्यादा तरह से काम करती है। तो अभी ये पेशेंट स्टिल ट्रीटमेंट में है, काफी हद तक चीजें कंट्रोल्ड है, मगर अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है फॉर मेनी अदर थिंग्स। बट हाँ, एटोपिक डर्मेटाइटिस के जो भी इरप्शंस थे वो अभी काफी हद तक कम हो चुके हैं, खासकर फेस अब बिल्कुल क्लियर हो गया। बीच में एक आध डोज बेलाडोना 200 का इंटरकरेंटली चला था। वो भी रेडनेस और जो टेम्परामेंट है, इवन मेंटल सिम्टम्स है, वो उसको कोरिलेट कर रहा था, इसलिए। अदरवाइज मेन ड्रग जो है वो सिफिलिनम चला है, और अभी सिफिलिनम शायद LM7 तक हम पहुंच चुके हैं, और इसको अभी ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये भी सेम, कहने को एटोपिक डर्मेटाइटिस, बट एंगल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और ड्रग बिल्कुल डिफरेंट, एंड सोलली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। तो ये सेकंड केस रहा। सबसे ज्यादा हेल्प बताऊं या फिर सबसे ज्यादा जो लर्निंग सीखी है, तो वो खालिद सर ने एक वेबिनार में बताया था सिफिलिनम के कुछ ट्रेड्स। उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, तो वो चीज कहीं ना कहीं बैठी हुई है। और ये छोटी हम्म। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन सी थी, जिसके कारण सिफिलिनम तक हम पहुंच पाए। अदरवाइज स्किन डिजीज में वहां तक जाना, और खासकर इस केस में, थोड़ा मुश्किल सफर लगता है। बट थैंक्स टू सर के जिन्होंने इस इन तरह के सिम्टम्स, खासकर टीथ का प्रेजेंटेशन क्या है, और कॉन्जेनाइटल हम्म। डिजीज है या नहीं है, फैमिली में किस तरह की हिस्ट्री है, इन सबको देखते हुए आगे ये प्रिस्क्राइब हुआ है सिफिलिनम। तो ये वाह। सेकंड केस रहा।
थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस नागपुर से है। पेशेंट मेल पेशेंट, अगेन 9 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट। इस पेशेंट को भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस का दिक्कत है। अभी आप देखना, मैं अगले टोटल मिला के 5 केस बताऊंगा जिसमें डिजीज का नाम बिल्कुल सेम होगा, बट डिजीज का जो प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट का, वो बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स पे। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें पता लगे। तो अगेन, एटॉपिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट 9 साल का, नागपुर का रहने वाला पेशेंट है। क्यूबिटल फोसा और अंडर आर्म्स में ये दो मेन साइट है जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत पेशेंट को मिल रही है। स्वेटिंग और वुलन क्लोथ से दिक्कत ज्यादा बढ़ती है। जब भी स्वेटिंग हुई या जब भी वुलन क्लोथ पहने तब दिक्कत ज्यादा बढ़ने लग रही है। पास हिस्ट्री में पता लगता है कि कॉन्स्टिपेशन प्रीवियसली बचपन में रहा है, बट अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं अभी, फ्रीक्वेंट स्टूल और लूज स्टूल की दिक्कत रहती है। इसके अलावा पास हिस्ट्री में कोई मेजर दिक्कत पेशेंट ने नहीं बताई। फैमिली हिस्ट्री में मदर इज सफरिंग, मदर को पीछे अभी फिलहाल हाइपरटेंशन है और पहले मदर को ट्यूबरकुलोसिस का दिक्कत रहा है। फादर को बचपन में ये सेम एटोपिक डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज का दिक्कत रहा है और अभी फिलहाल एज सच कोई दिक्कत नहीं है। नाना नानी की साइड पूछे तो नाना को कैंसर का हिस्ट्री रहा है और नानी को स्टमक इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट स्टमक इन्फेक्शन रहता है। ये हमें पास हिस्ट्री में मिलता है। अब यहाँ पे भी देखना, फिजिकल जनरल से ही एक रास्ता निकलता है जो प्रिस्क्राइबिंग की तरफ लेके चलेगा। एपेटाइट एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। डिजायर फॉर आइसक्रीम, केक्स, पेस्ट्री, स्वीट्स, चॉकलेट्स, सारी की सारी मीठी और सारी की सारी ये फैसिनेटिंग चीजें। तो ये डिजायर में मिलता है और बहुत सिग्निफिकेंटली डिजायर मिलता है फॉर पेस्ट्रीज। कहती मदर कहती कि पेस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा में एटलीस्ट एक बार, इवन मोस्ट प्रोबेबली इन वीकेंड्स, पेस्ट्री की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, खाता ही खाता है, वरना ये नहीं मानता। थर्स्ट पेशेंट है, थर्स्टलेस नहीं है बिल्कुल भी, थर्स्ट अच्छी खासी है। स्टूल अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मली पेशेंट इज हॉट। पर्सपिरेशन नॉर्मल। मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बताती है कि स्लीप में इसको हमेशा मेरा हाथ पकड़ के सोना है, या फादर है तो फादर का उंगली पकड़ के ही सोना है, या कुछ भी नहीं है तो दुपट्टा या फिर अपना ये सूट या कुछ भी चीज हो, कोई क्लोथिंग, उसको साथ में रख के ही, साथ में पकड़ के ही सोना है। अकेला सोच ही नहीं सकते कभी आप सो सकता है, और साथ में हाथ में कोई ना कोई किसी चीज का कोई कुछ ना कुछ एश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। जहां से ड्रग बहुत हद तक खुलना शुरू कर देता है। तो अब यहीं से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर कहीं बाहर जाना हो या कुछ काम करना हो किसी में, जब आप भेजोगे तो अकेला जा सकता है, साथ में चाहिए? कह रहे साथ में चाहिए ही चाहिए। कह रहे सोसाइटी में रहते हैं, 8th फ्लोर में उनका घर है। कह रहे 8th फ्लोर से लेके अगर मैं कहूँ नीचे गार्ड के पास एक पार्सल है वहां से ले आ, तो वो भी नहीं लाएगा, उसको साथ में चाहिए कि मम्मा साथ चले या कोई साथ चले या कोई फ्रेंड साथ चले या पापा साथ चले। तो एवरी टाइम कोई ना कोई बंदा उसको साथ चाहिए ही चाहिए, बिना किसी के साथ के वो चलना पसंद नहीं करेगा। और ये चीज स्लीप में अगर देखने को मिल रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि फिजिकल लेवल पे जब कॉन्शियस है तब तो तब, जब सब कॉन्शियस माइंड है, जब नींद में है, तब भी उसको मदर का हाथ पकड़ के, फादर का हाथ पकड़ के सोने की ही टेंडेंसी है, वो चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद फिर मैंने पूछा, एक बार जनरल डे शेड्यूल पूछा कि भाई दिन भर की क्या क्या एक्टिविटी रहती है, डे भर कैसा रहता है। तो मदर ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिम्टम बताया कि फादर वर्किंग है तो सुबह काम पे चले जाते हैं, मैं हाउस मेकर हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, दिन भर ये स्कूल रहा, ठीक है। जब शाम को आता है और मैं किचन में काम करने लगती हूँ, देन ही फील वेरी रेस्टलेस, और ये आके कहता है कि मम्मा हमको एक पेट रखना चाहिए, डॉग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम में उसके साथ खेल सकूं, या इस टाइम बड़ा अकेला फील करता हूँ। क्यों? आप अपने काम में लगे रहते हो, पापा होते नहीं, मेरा ट्यूशन वगैरह से जब मैं फ्री हो गया तो ये टाइम बहुत वैक्यूम है और बहुत ही बोझ रहता है। तो कंपनी डिजायर हर लेवल पे देखने को मिलता है, इवन इन स्लीप, इवन इन आपको डे टू डे लाइफ में, और बाहर जा रहे हो, घर बैठ रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, हर जगह में कोई ना कोई साथ चाहिए ही चाहिए। सिर्फ इसके बाद एक सेकंड सिम्टम कंफर्मेशन का रहा कि क्लोज स्पेसेस, बंद जगहों में ज्यादा पसंद है या फिर बालकनी और छत पे खुली हवा में, ठंडी हवा में ज्यादा पसंद आता है इसको रहना। तो वो ऑब्वियस था कि हाँ, बताया पेशेंट ने कि पल्सटिला प्रिस्क्राइब किया, एंड दैट टू इन एलएम पोटेंसी। और LM4 तक का पेशेंट
बिल्कुल इस चीज से ठीक। अभी अंडर ट्रीटमेंट नहीं है, अभी इसके अलावा कोई दिक्कत भी नहीं है। और ऑलमोस्ट इस पेशेंट को भी नहीं, अभी 8-9 महीने हो चुके हैं ट्रीटमेंट के, और इसके बाद भी अभी कोई रिलैप्स एज सच चीजों का नहीं हुआ है। सिर्फ पल्सैटिला दिया, इसके अलावा कोई ड्रग नहीं दिया, और पेशेंट बिल्कुल ठीक। तो ये तीसरा केस हमारा एटॉपिक डर्मेटाइटिस का ही, बट एंगल इसमें यही कि कंपनी डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट और हर एंगल में मिला। और यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मार्क करने वाली थी कि पेशेंट इज नॉट थर्स्टलेस, पेशेंट इज नॉट थर्स्टलेस, बट थर्स्टी होने के बावजूद इतने ओवर पावरिंग सिम्टम थे कि हम पल्सटिला को किसी भी कारण से काट नहीं पाए। डिजायर फॉर पेस्ट्रीज रहा यशवी, बहुत इम्पोर्टेंट। तुम हाँ जी। हाँ, तुम्हारा नेटवर्क इशू थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बहुत आवाज भी नेटवर्क कट रही है और स्क्रीन। या या वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क, दोनों में से जो ज्यादा स्पीड पकड़ सके उसको यूज कर लो। तो मैं रीजॉइन करता हूँ तुमको। हाँ, अब क्लियर, अब बहुत अच्छा आ रहा अब क्लियर है? अच्छा, वो है। हाँ थोड़ा दूसरा वाईफाई हाँ पे हाँ। मैंने ट्रांसफर करा। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये थर्ड केस था जिसमें डिजीज सेम, बट एंगल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग बिल्कुल डिफरेंट और ड्रग बिल्कुल डिफरेंट। तो हम एक इस तरह की फिक्सिटी कभी नहीं बना सकते कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो हम यही ड्रग देंगे या यही चीज बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल सब ड्रग में डिफरेंट सिम्टम्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, और डिफरेंट ड्रग उस पर अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, ये चीज। अब फोर्थ केस, ये मेरा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है केस। सेम अभी क्रॉनिक केस चल रहा है एटॉपिक डर्मेटाइटिस का, एज 23। ऑल दो एज पर टेक्स्ट जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है वो 12 से 15 साल की उम्र तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बट ऐसा आजकल नहीं देखने को मिलता। 30-32 साल के पेशेंट में भी सेम वो सिम्टम्स दिखते हैं जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के होते हैं, और उस पर हम क्वेश्चन मार्क के साथ ही डायग्नोसिस बनाते हैं। बट ये जैसे ये है 23 साल के पेशेंट में कायदे से नहीं दिखना चाहिए एज पर टेक्स्ट, बट हाँ क्लिनिकली बहुत इजीली दिख जाता है। तो इस पेशेंट को क्या है, ये पेशेंट को पहले से ही बचपन में कभी एटॉपिक डर्मेटाइटिस रहा था, लेकिन अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिलहाल पेशेंट को दिक्कत थी सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी इलनेस की, साइनसाइटिस की। साइनसाइटिस होते 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 वो भी एक तरह से ठीक हो गया, और अभी पेशेंट एपरेंटली बिल्कुल ठीक जिंदगी जी रहा है। उसको याद भी नहीं कि कभी पहले एटॉपिक डर्मेटाइटिस रहा था, और साइनस की हाँ दिक्कत काफी तंग करती थी, वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन अचानक से विद इन 2 और 3 मंथ्स उसके बॉडी पे सेम इरप्शंस बहुत सीवियरिटी के साथ निकलने लग जाती हैं। स्पेसिफिक रीजन जो था वो एब्डोमेन था, क्यूबिटल फोसा पॉप्लेटल फोसा के अलावा जो अनदर रीजन था वो था एब्डोमेन। एब्डोमेन पे बड़े 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 पैचेस, इरेगुलर पैचेस जिसमें ईचिंग होती है, और कलर इज डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर उसका इरप्शंस का बन चुका। और पेशेंट को भी समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ जो इतनी रैपिडिटी की विद इन 2 मंथ्स ये चीजें सारी वापस आ गई और इतनी सिवियरिटी के साथ आई। बट हाँ, जब तक वो यहाँ पे मेरे पास आया तो इस चीज का वो अंदाजा लगा चुका था कि हाँ सेम चीज मुझे पहले 10-12 साल पहले रही थी, और तब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब ये दोबारा किस वजह से आई है वो ये जान पा रहा था कि हाँ वो चीज और ये चीज सेम चीज है। तो जब पेशेंट से इन्वेस्टिगेशन करा गया, पेशेंट से सारे सवालात किए गए, पूछा, तो ये होता है कि डिजीज शुरू होने से तकरीबन 4-5 महीने पहले एक बहुत सीवियर कॉन्फ्लिक्ट चलता है घर में, फादर के बीच और बेटे के बीच। कॉन्फ्लिक्ट ये कि अभी बेटा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुका है, अपना कमा रहा है, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी ले रहा है, बहुत खुश है, और जैसे फादर की लिविंग स्टाइल था वो उनका भी बिल्कुल वैसे 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 चला आ रहा है। लेकिन फादर की टेंडेंसी क्या है, थोड़ा खुला खर्च करने की, कि जो भी चीजें हाँ देखा जाएगा, खुला खर्च करने की, खुला खर्च करने की। इस टाइम तक आते आते ये चीज बेटे को बहुत ज्यादा अखरने लगती है कि आप बहुत ही ज्यादा फालतू का खर्च कर रहे हो। इस चीज पे फादर की और बेटे का काफी क्लैश होता है।
और ऑब्वियसली बात है, बाप बाप होता है, बाप बोलता है कि तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे जीना है, आज तक मैं ही तो तुझे यहाँ तक लेके आऊं। तो कहता है कि आज तक आपने जो करा वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से, इस लिविंग स्टाइल से जीते रहोगे तो हम कल को सड़क पे आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इकोनॉमिकली साउंड फैमिली है, फादर के पास भी अच्छा पैसा है, बेटा भी इंडिविजुअली अपना बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे 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 बढ़ते हैं फैमिली में। डेली लड़ाई होती है कि आपने इस चीज पे फालतू का खर्च करा, आपको नहीं करना चाहिए था। बाप बेटे को बोलता है कि तू मुझे बताएगा किस पे करना है किस पे नहीं करना, तेरी सैलरी है, तुझको जो करना तुझसे कर, मैं कुछ नहीं करा। फिर वही चीज कि आप यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं, आप वहां पे ज्यादा कर रहे हैं। दोनों के क्लैश बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और अचानक से डिजीज बढ़ने लगी। जब मैंने पेशेंट से पूछा कि इस चीज पे रिएक्शन क्या रहा है, या फिर इस चीज से तुम्हें दिक्कत क्या है, तो जैसे सर ने हमेशा बताते हैं कि हाँ, रिएक्शन हाँ। जानना बहुत जरूरी है। तो कहा कि आई हैव फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, मुझे सिर्फ इस चीज का डर लगता है कि कल को अगर पैसा खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा, या हम कहाँ आएंगे। मैंने कहा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तेरे पास इतनी अच्छी सैलरी है, फादर को मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं कहा उनके पास इतना सब कुछ है। कह रहे नहीं, पर वो जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे इस चीज की दिन रात एंजाइटी रहती है कि ऐसे तो पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसे तो पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसे तो एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। जबरदस्त एंजाइटी दिन रात रहती है, नेल बाइटिंग कर रहा है, टेंशन में रहता है, कह रहा रात को नींद नहीं आती, हर टाइम क्या सोचता है, पैसा 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 पैसा, अपने पैसे से ज्यादा कि पिताजी जो खर्च कर रहे हैं उसका पैसा। मैंने कहा उससे तुझे मतलब क्या है, कहता कि घर का इकलौता बेटा मैं हूँ, वो पैसा कायदे से देखो तो मेरा ही है, तो पापा अपना पैसा नहीं मेरा पैसा खर्च कर रहे हैं, और मुझे अब मेरा पैसा वेस्ट हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो इतना फाइनेंस को लेके पेशेंट दिमाग चला रहा है, दिन रात चला रहा है, और यही है एंजाइटी फॉर फ्यूचर, एंजाइटी फॉर मनी, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, चारों तरफ से ये भरा हुआ है। और ये चीज इतनी एग्जेगरेटेड हो चुकी है इस टाइम आते आते कि अब वो पुरानी बीमारियां जो कभी स्टेरॉयडल क्रीम से, एलोपैथिक ऑइंटमेंट से सप्रेस थी, अब वो किसी भी रीजन से अब बाहर आ रही है, और पेशेंट सीवियरली इचिंग अभी इस सारी चीज पे कर रहा है। बस मैंने एक सिम्टम इसके बाद पूछा, खाने में क्या पसंद है और किस टेम्परेचर पे पसंद है। बोला खाने में बिल्कुल खौलता हुआ तीखा खाना पसंद है, ठीक है, जितनी स्पाइसी चीजें हो उतनी चीजें पसंद है, और टेम्परेचर बिल्कुल खौलता गर्म, हल्का फुल्का नहीं, तेज गर्म वाला चाहिए। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एंजाइटी फॉर मनी, इनसिक्योरिटीज अबाउट फ्यूचर, और एक तरीके का कंजूसपन, यानी कि खर्चा ना पिता का करने देना है ना खुद का करता है, चीजों को सजो के रखना, सजो के रखना, सजो के रखना। इस सारी चीज के बेसिस पे मैंने ड्रग प्रिस्क्राइब किया आर्सेनिक एल्बम। साथ में उस पेशेंट को मैं पहले से ही जानता था, तो एक हैबिट का उसके मैं पहले से नोन था, वो ये था दैट ही इज वेरी पंचुअल अबाउट टाइम। कहीं भी कुछ भी जाना हो तो टाइम को लेके बहुत ही ज्यादा पंचुअल रहता था। ये बस ऊपर से चेरी ऑन द टॉप वाली चीज है, बट ये एंजाइटी एंड दैट टू फॉर फाइनेंस, और साथ में स्पाइसी डिजायर फॉर स्पाइसी चीज एंड हॉट, गरम गरम खौलती गरम चीजें, ये सफिशिएंट रही आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब करने के लिए। इसमें आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करा, सेम एलएम पोटेंसी में करा, और अराउंड एलएम 11 तक गए थे, और पेशेंट काफी हद तक इससे ठीक हो चुका। और अभी भी ऑल दो हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स बाकी है और अंडर ट्रीटमेंट में है, बट ये चीज सारी रिजॉल्व हुई है सिर्फ आर्सेनिक एल्बम से पेशेंट के। और इसके बाद कोई साइनसाइटिस का साइनसाइटिस का या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस का भी कोई इम्पैक्ट या फिर कोई दूसरा अटैक नहीं हुआ, क्योंकि आर्सेनिक का हम जानते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन रेस्पिरेटरी के साथ साथ स्किन पे कितना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल पेशेंट बहुत बेटर है अभी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट से, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी साथ में मेडिसिन के साथ साथ रिजॉल्व कराने का काम किया गया, क्योंकि जो एक रूट कॉज है जहां से शुरू हुआ, दोनों के बीच में मध्यस्थता करानी बड़ी जरूरी थी। अदरवाइज ये चीज कहीं ना कहीं लिंगर ऑन होकर उसको तंग करती रहे। उसकी काउंसलिंग करी, सिर्फ मेडिसिन नहीं, मोरल रेमेडी का जो रोल है अफोरिज्म 17 का, उसका भी पूरा उपयोग करा गया कि तुम्हारे पास इनफ फाइनेंस है, ये सिर्फ तुम्हारी हद से ज्यादा चीजों को एक्यूमुलेट करने की, अपने पास रखने की, ये एक फेक वो है, क्या नाम है, एक इनसिक्योरिटी है। एक्चुअल में ऐसी इनसिक्योरिटी कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। और ये बिल्कुल। साइकिक लेवल का वहम इतना ज्यादा था कि अब फिजिकल लेवल के सिम्टम्स देने लगा था, और इचिंग, रेडनेस और ये सारी चीजें शुरू होने लगी थी। तो ये चौथा केस रहता है हमारा एटॉपिक डर्मेटाइटिस सेम। अब तक हमने 4 केस बताए, तो एक में पल्साटिला, आर्सेकेल्बम, अपना सेफेलिनम और कैलकेरिया। तो सारे के सारे ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, सारे के सारे ही वो ड्रग जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तक पढ़े हैं।
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में कि सिर्फ मेन कंप्लेंट नहीं बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड कंप्लेंट है एफिलिएटेड कंप्लेंट। ओवरऑल चीज को रिजॉल्व करते हुए हाँ। चलिए आगे। जी, ये इसके साथ हमारे जो क्रॉनिक केसेस हैं वो सारे खत्म होते हैं। एक फेलियर केस के साथ मैं बताना चाहूंगा, एक बीच में क्रॉनिक केस है, अभी उस पर रिजल्ट काफी अच्छा दिखा है, बट इसमें काफी फेलियर्स मिले या फिर इसमें काफी हमने कहूँ कि ठोकर खा खा के चलना सीखा है कि किस तरीके से करें। सोरियासिस का केस था एक, और पेशेंट क्या था, पेशेंट का 23-24 साल का पेशेंट था, 2 से 3 साल पहले पेशेंट का ब्रेकअप हो जाता है और उस चीज को बहुत ही ज्यादा पेशेंट अपने ऊपर उसका इम्पैक्ट डालता है। इतना इम्पैक्ट कि पेशेंट 6 महीने तक एंटी डिप्रेसेंट पे रहा, साइकेट्रिस्ट के पास जाता रहा और उस चीज से बिल्कुल भी निकल नहीं पाया। निकल ना पाने के वजह से दिक्कत ये रही कि अब पेशेंट स्मोकिंग की और ड्रिंकिंग की हैबिट्स में इंडल्ज होने लगा। अब जब मेरे पास पेशेंट आया तो मैंने पूछी डिजायर, किसी चीज की कोई डिजायर नहीं, खाने का मन कोई मन नहीं, पीने का मन कोई पीने का मन नहीं, क्या करने का मन है कुछ नहीं, पूरे दिन घर पे बैठा रहता है, किसी चीज में कोई मन नहीं लगता। और सोरियासिस के पैच ऑलमोस्ट बॉडी के सारे फोल्ड्स पे, फ्लेक्सर रीजन्स पे फैल चुके थे, और इचिंग बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है बट हाँ स्केलीनेस बहुत सिग्निफिकेंट उनमें दिखती है। तो ये सारा सिम्टम देख के कि प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ एंड नो इंक्लिनेशन टू डू एनीथिंग, मैंने एसिड फॉस प्रिस्क्राइब करा इसमें एलमपोटेंसी में प्रिस्क्राइब करा। अगले 2-2.5 महीने में हल्का फुल्का रिजल्ट मिला, बट बहुत ज्यादा रिजल्ट इसमें नहीं मिल पाया। फिर दोबारा रीकेस टेकिंग करी। रीकेस टेकिंग करने के बाद जब पेशेंट से और पूछा तो ही वॉज वेरी होपलेस, डिप्रेस्ड। अब तक भी कोई कहो कि भाई लाइफ के प्रति कोई तुम्हारा पॉजिटिव अप्रोच पैदा हुई हो या चीजों को बहुत अच्छे से देखते हो, ऐसा कुछ भी चीजें एज सच डेवलप नहीं हुआ। थोड़ा बहुत एमुलरेशन डिजीज में मिला मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब जो सेट ऑफ सिम्टम्स था उसके बेसिस पे सोराइनम प्रिस्क्राइब करी, वो भी एलएमपोटेंसी में करी, बट ये भी 2-2.5 महीने चला, बट बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट इससे भी नहीं मिल पाया। अब तक मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था कि अब आगे प्रोसीड करें तो कैसे करें। और दिक्कत ये थी कि अब तक पेशेंट ने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फॉर एनी रीजन छुपाई, बट धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, कॉन्फिडेंस पेशेंट का और हाँ। इस्टेब्लिश हुआ, तो उसने बताना लगा, पेशेंट ने बताया कि ना सिर्फ एल्कोहल और ना सिर्फ स्मोकिंग, बट बल्कि वो पिछले 4-5 सालों से ड्रग्स भी ले रहा है। ठीक है, और कोई ऐसा ड्रग नहीं होगा जो उसने आज तक छोड़ा ना हो, marijuana हुआ, एलएसडी हुआ, हर तरीके का, हर फॉर्म का। तो वो इतना ज्यादा इस तरीके के ड्रग्स में इंडल्ज हो चुका है पेशेंट, और ये ही बहुत बड़ा रीजन है कि उसको किसी भी तरह की चीज में ना कुछ करने का मन करता है, एंड ही ऑलवेज वांट टू एस्केप थिंग्स। और ये जब हमारी इंटरोगेशन चल रही तो उसने बीच में एक इंसिडेंस बताया कि कहता कि मुझे नहीं पता कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, सर्दियों का टाइम था तो वो कुछ गैस पे कोई चीज गर्म हो रही थी, शायद पानी था या चाय था, मुझे ध्यान नहीं, कुछ करते हुए वो चीज उस पर गिर गई। गिरने के बाद पेशेंट को कुछ भी अनईजी या कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा कि चाय है, गरम है, वो गिरी है, तो आपको एक फील होना चाहिए कि हाँ ये चीज गरम है, लगी है तो हाँ मैं हाथ हटाऊं या कुछ रिएक्शन करूं, बट कोई रिएक्शन नहीं करा। और ये देख के वो भी खुद थोड़ा हैरान था। ये चीज उसकी मदर ने ऑब्जर्व करी तो वो भी कहा कि उसने वो चाय का पतीला उठाया और सिंक तक ऐसे ही पकड़ के अपने हाथ से रख दिया, किसी भी तरह का दूसरा कोई कपड़े से पकड़ा या ऐसे कुछ भी नहीं। तो उसकी मदर ने पूछा कि तुझको गर्म नहीं लगा ये? कह रहे नहीं मुझे तो नहीं लगा। कह रहे चाय तेरे ऊपर गिरी है, पूरी खौलती हुई नहीं है बट अच्छी खासी गर्म चाय है, ये तेरे ऊपर गिरी है, तुझे इसका गर्म नहीं लगा? कह रहे नहीं मुझे नहीं लगा। तो ये इंसिडेंस उसने आके मुझे बताया। बताने के बाद सबसे पहला चीज जो मेरी अप्रोच रहती है, मैं सबसे पहले इसको एक कॉमन डिजीज से हटा हटा के देखना चाहता हूँ कि भाई ये किसी डिजीज का सिम्टम तो नहीं है। तो ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट हमको मिलेगा इसमें आपके, ये क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा कॉमन डिजीज है, लाइकन से, नाम बिल्कुल स्किप हो गया दिमाग से ना, लेप्रोसी, लेप्रोसी, हाँ लेप्रोसी में एल से याद आ रहा था। लेप्रोसी में किसी भी तरह की सेंसेशंस नहीं रहती, ऑल दो एट प्रेजेंट ये बिल्कुल कॉमन चीज, मतलब लेप्रोसी कॉमन डिजीज नहीं है, और है भी तो गवर्नमेंट नोटिफाइबल है, यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट लेप्रोसी इन योर क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक।
तो सबसे पहले मैंने इसीलिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करानी शुरू करी, क्या ये किसी दूसरी तरफ या किसी दूसरी डिजीज की और तो चीजें नहीं बढ़ रही। और सेकंड, अगर एडवांसमेंट ऑफ शुगर, अगर पेशेंट को शुगर है और उसकी एडवांसमेंट हो जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी या इस तरीके की सेंसेशन लॉस तो नहीं हो सकती। शुगर का ऑल तो मुझे डाउट कम था, शुगर कराया बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। लेप्रोसी के लिए टेस्ट कराया, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं निकली। तो इस चीज से अब तक कंफर्म हो गया कि हाँ, कोई डिजीज नहीं है, ये सिर्फ पेशेंट का खुद का सिम्टम है। हैवी ड्रग्स का इनटेक और साथ में लॉस ऑफ सेंसेशंस को मिला के ड्रग प्रिस्क्राइब करा ओपीएम। और मेरे लिए बड़ा ही अजीब था कि ओपीएम स्किन की किसी डिजीज में दिया जाए या ना दिया जाए, और दिया भी जाए तो क्या ओपीएम कितना काम करेगा और कितना काम नहीं करेगा। तो ओपीएम एलएम पोटेंसी में पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया। और ओपीएम का सिम्टम भी ये है कि लैक ऑफ रिएक्टिविटी, लैक ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज में रिएक्शन ना देना, और जहां पेन होना चाहिए वहां पेन का ना होना, या जहां पे कोई सेंसेशन फील होनी चाहिए वहां पे सेंसेशन का फील ना होना। तो जब पेशेंट का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में था, उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन से पहले, तो ये उसके एक नी का फोटो है फ्लेक्सर जॉइंट्स पे, इस तरह की स्केलीनेस और इस तरीके का डिजीज दिक्कत थी। एंड आफ्टर ओपियम अराउंड 1 मंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बाद स्केलीनेस देखिए पूरी तरीके से स्केलीनेस जा चुकी है, हाइपर पिगमेंटेशन बचा। और अभी ही स्टिल ऑन ओपियम, अभी LM5 तक हम पहुंचे हैं। ये एक पार्ट का मैंने फोटो दिखाया, सारे पार्ट की जितनी भी स्केलीनेस थी वो सारी की सारी स्केलीनेस धीरे 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 खत्म होनी उससे शुरू हो गई, एंड पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल ऑन ओपियम। बट यहाँ पे सिर्फ ये कह के या सिर्फ दवा दे के चीज खत्म नहीं करी गई थी, काउंसलिंग करी गई। पेशेंट जो ड्रगिंग स्मोकअप कर रहा था, डेली बेसिस पे कर रहा था, उसको रिड्यूस करा के वीक में 2 बार पे अब हम ले आए हैं। ठीक है। और यही है कि अचानक से ना ही पेशेंट छोड़ सकता और ना ही छोड़ाना चाहिए, विड्रॉल सिम्टम पे आएंगे। और ग्रेजुअली इस चीज को धीरे 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 कम कर रहे हैं। जिमिंग के लिए उसको प्रमोट किया, अब वो जिम भी जा रहा है, और एक लाइफ को, एक जो आपका डेली शेड्यूल है उसको बहुत हद तक बायोलॉजिकल क्लॉक से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की गई है। तो सिर्फ ड्रग नहीं, ड्रग के साथ साथ जो मेडिसिन दिया वो नहीं, उसके साथ साथ जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर जो आपकी दिनचर्या है, उस पर भी पूरा उतना इंपॉर्टेंस दिया गया। और यही एक सही अप्रोच है जो सर से हमने अक्सर सीखे। मैं राशि सर की क्लिनिक पे अक्सर देखता था, फ्रूट का इंटेक जरूर करें, 40 मिनट्स की वॉक जरूर करें, इस तरह से इस चीज को खाएं, या मखाने इस चीज में खाएं। तो अपार्ट फ्रॉम ड्रग आप क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज है, उस पर भी बहुत फोकस रहता था। और यही चीज है कि अगर हम पेशेंट को कहते रहे कि हाँ ठीक है भाई, तू marijuana स्मोक करता रहे और दवा भी लेता रहे, तो कोई खास रिजल्ट दिख सके। और एक बेटर ह्यूमन, एक जिसको हम कहेंगे लिविंग स्टैंडर्ड उसका बढ़ाना, जो हमारा मोटिव है, वो कर नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। तो दोनों को मर्ज करके करा। और ऑल दो काफी चैलेंजिंग था चीजें, मुझे बीच में काफी मैं ब्लैंक रहा कि भाई इसको अब कैसे प्रोसीड करें। बट हाँ, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ी और वाह। ये। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही अभी है, आ अब आ रही है। रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। तो ये केसेस थे क्रॉनिक केसेस, जो अभी तक मतलब मेजर केसेस मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। एक्यूट केसेस में एक बड़ा अच्छा टीनिया का केस था, जिसमें हिप रीजन में फंगल इन्फेक्शन एक एक्यूटली। एक 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 मिनट यशवी। हम्म। हम्म। डॉक्टर आर के नागर अदर पोटेंसी नहीं दिए, इन्होंने एलएम पोटेंसी दिया। हम्म। और ये तो यही बता सकते हैं इन्होंने क्यों दिया, लेकिन मैं एक एक्सप्लेन कर देता हम्म। हूँ। हम्म। कोई भी एडवांस पैथोलॉजी में और किसी भी स्किन डिजीज में या ऐसी केसेस में जिसमें कि एग्रीवेशन ज्यादा होने का खतरा हो, उसमें कभी भी हायर पोटेंसी नहीं दिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है विथ लोअर पोटेंसी। क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है कि जितने भी एडवांस कैंसर की केसेस या अदर पैथोलॉजी आती है, तो वो हमेशा लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट पोटेंसी में सबसे बेस्ट पोटेंसी होती है एलएम पोटेंसी, 50 मिलीसिमल पोटेंसी। तो इन्होंने भी, इनके जो टीचर है डॉक्टर राशिद अख्तर सर, वो भी डॉक्टर एलएम खान सर के स्टूडेंट हैं, उनसे ही सीखे हैं। और राशिद सर, एलएम खान सर, पंकज अग्रवाल सर, इन लोग जितने हैं, ये लोग ज्यादातर एलएम पोटेंसी यूज करते हैं ताकि
अब इसका रीजन वही बता सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्किन केसेस में जहां पर एग्रीवेशन हाँ। की खतरे ज्यादा हो, डर हो, हम्म, वहां पर हम्म। लोएस्ट पोटेंसी से शुरू करनी चाहिए। स्किन केसेस पे सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि पेशेंट जो आता है हमारे पास अक्सर किसी ना किसी तरह के एलोपैथिक ट्रीटमेंट को लेकर आता है, ठीक है। हम्म, उस लेकर हम्म, आने में हमको सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको टेपर ऑफ कराना, धीरे 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 उसको हटाना और अपने मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कराना। एकदम से हम वो स्टेरॉयडल क्रीम नहीं हटा सकते, बहुत भयंकर तरीके से चीज बिल्कुल, एग्रावेट होगी। बिल्कुल। और एकदम से हम अपनी भी चीज बहुत हाई पोटेंसी में दे देंगे तो भी वाह, चीज एग्रावेट वाह, होगी। तो पेशेंट वाह, वाह, कभी भी वाह, वाह। आपके क्लिनिक पे टिक नहीं पाएगा, वो इतने में दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस बनाने का काम है वो एलएम पोटेंसी से बेहतर मेरे हिसाब से, जो अब तक मैंने सीखा या देखा, कोई वाह, दूसरी वाह, वाह, वाह। पोटेंसी नहीं कर पाती। ऑल्दो आगे जो केसेस बताऊंगा उसमें हमने 6 या 30 पोटेंसी भी दिया है, बट उसमें बहुत प्रिकॉशनरी, बहुत सेफ होकर चलना पड़ता है। एलएम पोटेंसी में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चीजें उस हद तक नहीं बिगड़ेगी, और नहीं बिगड़ेगी भी पकड़ेगी, तो बिल्कुल। लगाम आपके हाथ में है, आप इसको इजीली लगाम आपके मैनेज हाथ कर में है। सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं। तो और सेकंड चीज ये है कि एक आप इसको ऑब्सेशन भी कह सकते हो, कि कहना वो कि मेरी परवरिश जहाँ हुई है, जो मैंने चीजें देखी है मैं वो चीजें ज्यादा फॉलो करूंगा। बट हाँ, जिस तरीके के सोरियासिस के केसेस हैं या फिर इस तरीके के एक्सटेंसिव भरे हुए एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केसेस हैं, जहाँ पे मैं सेंटेसिमल देने से कतराऊंगा, और इवन 30th देने से भी कतराऊंगा। अगर दूंगा भी तो वो भी एक ग्लोब्यूल को 100 ml वाटर में डिजोल्व करके उसका भी फ्रैक्शन डोजेस में देना चाहूंगा, ताकि एग्रावेशन का खतरा मिनिमम रहे। पेशेंट का अगर मैं भला ना कर सकूं, कम से कम नुकसान ना करूं किसी भी तरह से। तो ये अप्रोच के साथ एलएम पोटेंसी इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट वन, जो और खासकर स्किन में हैनेमैन बहुत। हैनेमैन कभी हायर पोटेंसी यूज नहीं करता था। जी। सबसे अगर हाईएस्ट अगर वो जाते थे तो 30 पोटेंसी में, थर्टी उससे ऊपर थर्टी वो बढ़ते नहीं थे। जी 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 जी। और जब और सबसे एडवांस्ड पोटेंसी अगर कोई है, स्केल ऑफ पोटेंसी है, तो एलएम पोटेंसी ही है। और इसके बेनिफिट्स जितने ज्यादा मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा आप खुद क्लिनिक पे आप देख सकते हैं। तो हम्म, इसीलिए स्किन केसेस में मेरी खासकर प्रेफरेंस रहती है जहाँ भी सेंसिटिव पेशेंट है, एग्रावेशन का खतरा है, और सिम्टम की सिमिलैरिटी इस हद तक मिल रही है कि हाँ, बहुत हद तक कवरेज ओवरऑल कर रहा है, तो हम एलएम पोटेंसी की तरफ ही मैं ज्यादा जाना प्रेफर करता हूँ। तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े, एक्यूट केस। हाँ, 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 कंटिन्यू कर। तो नेक्स्ट केस क्या है, एक ये टीनिया का केस है। पेशेंट को हिप रीजन पे फंगल इन्फेक्शन सडनली इमर्ज होता है, और एक बड़ी ही एटिपिकल प्रेजेंटेशन दिखती है, वो है कि एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज। ऑल्दो टीनिया में एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज एज पर द डिजीज होना एक सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है, बट यहाँ टीनिया की प्रेजेंटेशन होते हुए एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज होना ये अपने आप में 153 बन जाता है। तो ये एक्यूट केस था कि आपके पास पेशेंट आता है, हिप रीजन पे इरप्शंस हैं, और जिसमें से जबरदस्त वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, इतना वाटरी डिस्चार्ज कि पेशेंट कहती है कि मुझे दिन में 3 से 4 बार अपने अंडर गारमेंट्स को चेंज करना पड़ता है, अगर मैं उसको वैसे ही पहने रखूंगी तो वो मेरा पूरे सलवार को भिगा देगा, दूर से पता लग जाएगा किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। ग्रोइन रीजन में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हिप रीजन में दिक्कत है। तो सिर्फ ये सिम्टम था, इसके अलावा कोई दूसरा सिम्टम पेशेंट लेके नहीं आया। और ये चीज सिर्फ आपका मान के चलो महीना 1.5 महीना से शुरू हुई थी, और इससे पहले पेशेंट ने स्टेरॉयडल क्रीम्स और एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुके थे, बट कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं हो रहा था। इचिंग में ऑन एंड ऑफ रिलीफ हो जाता था, जो अब मेरे पास तक आई थी तो इचिंग का कोई आज तक सिम्टम नहीं था, वो ड्यू टू एलोपैथिक ड्रग वो सप्रेस सिम्टम था। बट हाँ, डिस्चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा था, और डिस्चार्ज जबरदस्त डिस्चार्ज, और इससे पेशेंट सबसे ज्यादा दुखी इसी चीज से थी। तो सर ने ही, खान सर ने एक बड़ा अच्छा सिम्टम बताया था अगेन, कि excessive watery discharge from mucous membranes, no matter whether it is, ठीक है, the drug is डल्कामारा। तो इस केसेस में अगेन आई प्रिस्क्राइब डल्कामारा, एंड इत्तेफाक से इसमें भी एलएम पोटेंसी में दिया था। और यहाँ एलएम पोटेंसी देने का रीजन था फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। आप 30th को या 200 को बहुत फ्रीक्वेंट रिपीट नहीं कर सकते, बट फ्रीक्वेंट रिपीटेशन तो पेशेंट को आई गेस 2 आवरली, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के इंटरवल पे रिपीट करने के लिए बोला। और डल का मारा एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, चाहे किसी भी रीजन से, आंख से हो, नाक से हो, कान से हो, किसी भी रीजन से, और स्किन पे बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्शन डल का मारा का। तो मैं आपको फोटो दिखाऊं तो इस तरीके से था टीनिया क्रूरिस। स्टार्टिंग में पेशेंट को जो था इस तरीके के पैचेस थे और काफी सीवियर वाटर डिस्चार्ज था, और आफ्टर ऑलमोस्ट 15 डेज जो इरप्शंस थे बिल्कुल हद तक गायब हो चुके, और डिस्चार्ज तो 3rd to 4th डे से ही खत्म हो चुका था।
तो ये एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग थी ऑल दो टीनिया में। और सिम्टम सिर्फ ये था एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एनी सॉर्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एक केस और सेकंड अपना एक्यूट केस में ही लास्ट बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लेस कॉमन ड्रग यूज करा, बट ये लेस कॉमन ड्रग मेरे लिए लेस कॉमन नहीं रहा, क्योंकि सर से, अरकम से और खान सर से सबसे सुन सुन के ये मेरे लिए बड़ा कॉमन ड्रग बन चुका है। तो अब इसको प्रिस्क्राइब करते हुए भी हाथ कपकपाता नहीं है, क्योंकि हमें इनफ सिम्टम्स इसके पता है। तो ये केस है एक्ने का। पेशेंट एक्ने के साथ आती हैं, पूरे फेस पे, खासकर इधर जॉ लाइन के आसपास काफी बड़े बड़े एक्ने थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फर्स्ट विजिट की फोटोग्राफ नहीं है पेशेंट की। तो जॉ लाइन के पास काफी सीवियर एक्ने थे, और जब हमने केस टेकिंग स्टार्ट करी तो पता लगा दैट पेशेंट हैड अ हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट 3 to 4 times। अरकम को यहाँ से समझ आ गया क्या है। 3 to 4 times डॉग बाइट, और डॉग बाइट के साथ साथ जो स्कार है डॉग बाइट का वो आज भी प्रेजेंट है। ऑल द लास्ट डॉग बाइट वाज अराउंड 5 years ago, और उसका स्कार आज भी प्रेजेंट था उस पे पेशेंट में। सेकेंड चीज जो मिला दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे नहीं लगता था कि ये मुझे कभी मिल पाएगी, बट मिला। दैट इज जो सर ने बताया कि वेरी एक्टिव एंड वेरी जॉयफुल एट नाइट, और रात को जीने वाला जो कहा। सो दैट गर्ल इज, शी यूज्ड टू से दैट आई एम अ पार्टी एनिमल एंड आई लव टू पार्टी इन नाइट्स। So she said that I used to have drinks, I used to have smoke, और रात को पूरा जश्न, मतलब कि 3-4 बजे से पहले क्लबिंग करना, और उस तरह से नहीं आया। और यहाँ पे पीजी में रहती तो उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा था। तो कि रात की नाइट लाइफ जो थी वो बहुत हद तक एंजॉय करनी, और जबरदस्त तरीके से। और दिन का शेड्यूल ऐसा ही है कि अब ऑनलाइन क्लासेस है, चले गए कॉलेज, या फिर ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। वो तो ड्यू में आप समझते हैं किस तरीके से रहेगा, अपना घर से कर सकते हैं। तो नाइट लाइफ एक्सेसिवली एंजॉय करना, ठीक है। सेकेंड चीज डॉग बाइट का हिस्ट्री, और थर्ड सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप। ये 3 सिम्टम आर सफिशिएंट फॉर मी टू प्रिस्क्राइब लाइसिन। आई प्रिस्क्राइब हर लाइसिन इन अगेन इन एलएम पोटेंसी। रिपीटेशन वाज क्यूडियस 4 times a day स्टार्टिंग में, और उसके बाद टीडीएस करते हुए, और पेशेंट सिग्निफिकेंटली रिलीव्ड इन ये आपके एक्ने में। तो एक्ने में लाइसिन मेरे लिए बड़ा ही स्ट्रेंज था, और लाइसिन प्रिस्क्राइब करना भी मेरे लिए स्ट्रेंज था। बस इससे पहले एक केस में और करा था, वो भी एक्यूट था पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में। इसके अलावा आज से पहले कभी लाइसिन ना प्रिस्क्राइब करा, और ना ही करने की कभी हिम्मत आ पाती अगर ये सिम्टम्स या इस तरह की डेप्थ लाइसिन के सर ने ना बताई होती। डॉग बाइट का हिस्ट्री मिला, साथ में नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाला, रात का जीवी जिसे कह सकते हैं वो, और थर्ड चीज आपका सलाइवेशन, किसी भी तरह से ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा जो था वो पेशेंट में बड़े अच्छे से मिला। इसके अलावा चौथे सिम्टम की जरूरत नहीं पड़ी, लाइसेंस इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर दिस। तो ये केसेस रहे हैं आज के। और लाइसिन का अगर बात बोल दे तो लाइसिन तो मेरा इतना फेवरेट ड्रग है कि अगर वो आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर मेरे रेडार में अगर फंस गया तो हम्म, उसको लाइसिन, चाहे कोई भी बीमारी हो, वो वापस जी। उसको खींच के लिए आएगा। मैंने एक हम्म, चीज देखा है कि हम्म, एलर्जिक राइनाइटिस का जो केसेस होता है, हम्म, कि लाइसिन मेरे ख्याल से, कि मैं जब से पढ़ रहा हूँ हम्म, होम्योपैथिक, मैं तो क्लास जी। 12 से पापा के साथ ज्वाइन कर लिया था, देखता था केसेस ऐसे, हम्म, देखता था, बैठ के सीखता था, कि समझ आता था, पापा बताते थे, फिर पढ़ते भी थे उसमें से। हम्म, नहीं भी तो मोर देन 100 केसेस में मैंने देख चुका हूँ लाइसिन का ओ, प्रिस्क्रिप्शन। ओ माय गॉड। मोर देन 100 केसेस वो हो चुका है उसमें। जैसे कि सोरियासिस में बोलो, या फिर हम्म, के बहुत सारी बीमारी में बहुत से लाइसिन बहुत अच्छा अच्छा प्रिस्क्राइब है। अभी 3-4 सोरियासिस का केस चल रहा है, सब में लाइसिन चल रहा है। ओ, मैं एक चीज कॉमन देखा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, जहां तक मेरे पास अगर कोई आता है पेशेंट कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन हम्म, लेके आ रहा है, अगर वो बोलता है कि एलर्जिक राइनाइटिस टाइप की सिम्टम या हम्म, एलर्जिक राइनाइटिस दोनों, हम्म, या हम्म, उसके सिमिलर सिम्टम की उस जैसा, कि नोज इरिटेशन हो रहा है, नोज ब्लॉकेज हो जा रहा है, छींक बहुत आती है सुबह जी। में, अपर पैलेट ईचिंग करता है, ये हम्म, जहां मुझे मिलता है, मेरा माइंड जो है लाइसिन की तरफ थोड़ा चला जाता है। जाने लगता है। तो मैंने जी। मोस्ट ऑफ 10 में से मोस्ट ऑफ द 7-6 केसेस उसमें डॉग बाइट की हिस्ट्री मिल जाती है। हाँ। आइदर उसको, आइदर उसको, आइदर ऐसा उसके है। पेरेंट्स को,
या फादर मदर को या ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को। एक मेरे बहुत हम्म क्लोज भाई के तरह है, उनके एक हम्म बेटे को हम्म मैं पापा के अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके हम्म ग्रैंडफादर को कुत्ते ने काटा था। अब मैं उनके ग्रैंड सन में हम्म। उसको मैं लाइसिन दे रहा हूँ, क्या लाइसिन बात, चल रही है क्या उसकी। बात। देखो, अब थर्ड वो एल एम जनरेशन है। 11 LM12 तक वो चल रही है। उसका हेडेक होता था, उसका नोज ब्लॉकेज रहता था, उसको स्नीजिंग रहता था, सारा हम्म, प्रॉब्लम उसकी खत्म हो गई। बस थोड़ा आंख का पावर उसका जो रहता है, उसी वजह से कभी फ्रंटल रीजन में हेडेक हो जाता तो हो जाता, अदरवाइज उसको कुछ भी। तो ओके। ये लोग, हाँ, ये लोगों को जो अभी लाइव सुन रहे, एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक टेंडेंसी वाली कोई भी, चाहे स्किन का एलर्जिक टेंडेंसी मिले इजी, तो एक बार आप फैमिली हिस्ट्री में या पर्सन को डॉग बाइट का डॉग हिस्ट्री बाइट आप का देख हिस्ट्री लीजिए, वाला क्वेश्चन। वो ठीक ठीक ठीक। मिलता ही मिलता है। तो जी जी। लाइसिन बोल देने से अलग मेरे अंदर तुम लाइसिन मैं जब बोले तो अलग से वो जोश आ जाता वो सुन के। नहीं, उसका मैंने सोच के प्रिस्क्रिप्शन रखा जो था कि देखा। जी हम्म। एंड लाइसेंस ही करूंगा मैं। ये अरकम के लिए एंड लाइसेंस ही होगा। लेकिन आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत क्लिनिकल रहा, बहुत प्रैक्टिकल रहा। जो जो थैंक लोग यू। यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं या बाद में भी जो सुनेंगे, आप जिस जिस पॉइंट पे एक वो पूरा यशवी ने एक केस के साथ, एक केस टेकिंग के साथ पूरा एक्सप्रेस किया है, और जो मेडिसिन दिया उसका प्रेस्क्राइबिंग पॉइंट के साथ बताया। जैसे लाइसिन की 3 पॉइंट की, लाइसिन को बहुत लोगों को डिफिकल्टी होगा समझने के लिए, तो उसने वो पॉइंट क्लियर कर दिया कि ऑन विच बेसिस आई गिव लाइसिन। इससे पहले जो जो रहा सिफिलिनम का। लेकिन इस सारे जितने केस थे, इसमें सबसे बेस्ट, मतलब कि आला दर्जा का प्रिस्क्राइबिंग जिसे कहते हैं, वो था सिपिलिनम। सर थैंक यू थैंक पटकते लोग मर जाएंगे, वो प्रिस्क्राइबिंग नहीं कर पाएंगे जो सिपिलिनम का तुमने किया। थैंक वो यू सो सिर्फ मच। इसी, हाँ, इन्हीं लोगों के स्टूडेंट लोग जो है, या बिल्कुल। यही लोग वरना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है उस सिपिलिनम तरफ की वो। आंख जाएगी नहीं, उस तरफ आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ ये चीज भी देखना है। ठीक है। एंटी एंट्री। माइजमेटिक प्रिस्क्राइब करना, वाह। वो तो मतलब, एक बोलते हैं ना कि इंसान चेयर में बैठ के रहता है, कुछ बात ऐसी होती है जिसकी खड़ा हो जाता है, तो सिपिलिनम वाली केस वैसी थी। बस वो यहाँ थैंक कितने यू सो लोग मच। समझे या कितने लोग उसको फॉलो करेंगे, बस बात यही है। इतना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन, इतनी अच्छी कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के बेसिस में एंटी माइजमेटिक प्रिस्क्राइब करना, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके बच्चे का चेहरा उसकी दांत बता दे रहा है कि देखो हम सिफिलिटिक है, मेरा सिफिलिनम वाली टेंडेंसी है। वाह 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 वाह, सुपर। अगर खालिद सर वाला लेक्चर किसी ने भी अगर पहले सुना होगा तो बहुत अच्छे से हाँ, कोई रिलेट कर पाएगा कि वही क्या क्या चीज है। एवेन्यूज थे, क्या क्या पॉइंट्स रहे थे। और उनके बिना मतलब यहाँ तक पहुंच पाना बहुत दिक्कत रहती है कि चेहरे पे क्या दिख रहा है, क्लेफ्ट लिफ्ट का क्या मतलब है, फेरेटेड टीथ्स हैं, नेल्स कैसा है, बेड वेटिंग, एज के साथ हाइट का ये प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब प्रोपोर्शन कितना है कितना नहीं है। तो सारे फैक्टर्स थे जिसने सिफिलिनम की तरफ ध्यान खींचा। तो ये रहा आज। तो आज का बहुत ही अच्छा रहा भाई सेशन। और थैंक यू सो मच वेलकम। जो जो लोग सुने हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द नॉट डिजीज। द अगर डिजीज, ये नॉट द डिजीज, हाँ, अगर ये डिजीज पे प्रिस्क्रिप्शन रहता तो एक्टोपिक डर्मेटाइटिस का यशवी ने 4 केस बताए हैं। अब वो डिजीज। चारों में वो एक ही मेडिसिन देता अगर वो डिजीज को ट्रीट करता। उन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया है। एक पेशेंट सिपिलिनम का आया, एक पेशेंट कैलकेरिया का आपका दिखाया, एक पेशेंट पल्सर का पल्सर। दिखाया। इस एक तरह आज से तक। उन्होंने पूरा क्लियर किया कि ये सिर्फ डिजीज एक ही है, तकलीफ एक ही है, लेकिन सबका कैरेक्टर अलग हो के आ रहा है। तो उस कैरेक्टर को, बीमारी को पकड़ के हम लोग का नहीं करना है। और मेरी जो एवरी संडे अब लाइव सेशन 8 बजे रहेगी, और इसमें यही चीज सिखाया जाएगा जो हम देखते हैं, जो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा हरकम आज दोबारा हाँ, इसमें आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, आज जी। के लिए आ, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए अरे सर, बहुत बहुत थैंक यू। कैसी कैसी बात कर रहे हो सर। आप हुक्म करा तो करो। तो अब हमारा नेक्स्ट, अब हम इंस्टाग्राम लाइव में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट संडे को 8 बजे,
विथ डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर। उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, जितने लोग होंगे जानते ही होंगे। तो हम लोग उस दिन मिलते हैं, यही एक्सपीरियंस क्लिनिकल, और क्लिनिकल आपके लाइव सेशन पे लाके दे देने के लिए। और उसकी जो सिम्टम है, आप खुद जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं, ये सब बातें जो है, आप सोचते होंगे कि जस्ट बीएचएमएस पास आउट है, एमडी कर रहा है, उन्होंने बोला नहीं। उनके जो टीचर है, जिन्होंने उसके साथ देखा है, उनसे कंफर्म करके ये किया है। तो आप ये जो जो सिम्टम इन्होंने बताया वो नोट करके आप प्रिस्क्राइब करके देखिए, आपको 200% ये रिजल्ट मिलेगी। तो थैंक यू सो मच भाई। वेलकम और वेलकम। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट संडे 8 PM। बिल्कुल। थैंक यू, जी। थैंक यू। ओके ओके।